नमस्कार दर्शक मित्रों। थिंक लाइन के एक नए संस्करण में आपका फिर से स्वागत है। आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए, क्योंकि हम अलग अलग विषयों पे वो विषयों के बारे में बहुत विस्तृत जानकारी जानने वाले लोगों से बात करते हैं। वी टॉक टू द पीपल हु रियली नो द इन डेप्थ ऑफ द सब्जेक्ट। आज हम बात करने वाले हैं उनकी, मैं आपको पहचान करवाऊं, शायद आपने कहीं नहीं देखा होगा उनको, मगर शायद भविष्य में बहुत देखोगे। ये भारत का भविष्य है। You will see him in some cities somewhere across the country if everything goes right. मगर आज जो विषय की बात करने वाले हैं उसकी मैं एक पूर्व भूमिका बना देता हूं और फिर मैं स्टेज उनको दे दूंगा। इनका नाम है आयुष पाल जी। और आयुष पाल जी हमसे बात करेंगे भारत गल्फ के संबंधों की। और G20 समिट के बाद एक चीज याद रखिएगा, सऊदी अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान वॉज अ स्टेट गेस्ट। और उस वक्त भारत सऊदी अरेबिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और बहुत ऐसे करार हुए हैं जहां पर दोनों देश के संबंध एक नेक्स्ट लेवल पर जा रहे हैं। उसके साथ में G20 की साइडलाइन में एक ऐसे प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट की गई है जिसमें दुनिया के बहुत सारे देश और जो कल्पना में भी नहीं आए। You can never think of Saudi Arabia and Israel sitting together. You can never think India, with this Gulf states and Israel and USA and European states. But that's happening. मगर ये हो रहा है। ये शायद हो रहा है डिप्लोमेटिक और वक्त की जरूरियात के चलते हो रहा है। देखो, स्ट्रेटेजिकली पॉलिटिकली अगर हम बात करें तो ये चीज समझ में आ जाएगी कि चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसको काउंटर करने के लिए ये पूरा प्रपोजल रखा गया है। रेल से, रोड से और पानी से एक ऐसी कनेक्टिविटी बनाने जा रहे हैं जहां बंबई से वेस्टर्न इंडिया के बंदरों से होके हम जाएंगे गल्फ में, रियाद यूएई से होते हुए वहां से बाय रोड हम जाएंगे सीधे इजराइल में। जस्ट इमेजिन, एंड वाया जॉर्डन, बिकॉज जॉर्डन इज द बफर स्टेट। और हाइफा से होके हम जाएंगे ग्रीस में, ग्रीस साइप्रस से सीधा अंदर जाएंगे यूरोप में। अभी 10 साल पहले अगर इस बात की हम परिकल्पना भी करें तो लोग बोलते थे कोई पागल है यार, मगर आज ये हकीकत होने जा रहा है। और उसकी दो स्ट्रेटेजिक वजह है जो आम आदमी को समझने की जरूरत है। एक तो गल्फ के जो अरब नेशंस हैं उनको ये बात का रियलाइजेशन हो गया है कि खाली पेट्रो डॉलर्स के ऊपर अब जिंदगी नहीं चलेगी। दैट्स नंबर वन। और दूसरी बात यह है कि उनको पता है कि विश्व में जितना विकास हो रहा है उनके साथ हम नहीं चलेंगे। हम कोई ऐसे देश के साथ नहीं चलेंगे जो सबका मित्र हो। उनका काम अभी की सदियों में होना नहीं। और शायद इस यही वजह है कि हम कल्पना नहीं कर सकते थे। देखो, भारत में श्री अयोध्या श्री बनना एक बात है दोस्तों, समझ लेना। मक्का मदीना वेटिकन के बाद श्री अयोध्या श्री दुनिया का तीसरा जियोपॉलिटिकल एपिसेंटर बन जाए वो बात अलग है। मगर यूएई और सऊदी अरेबिया में हिंदू मंदिरों का निर्माण होना ये एक बहुत बड़ी बात है और ये समझने की जरूरत है। और इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं भारत और गल्फ के, खास करके सऊदी अरेबिया के और यूएई के साथ के संबंध की। और एक फैक्चुअल चीज मैं आपको बता दूं कि आज भारत के जो ट्रेडिंग पार्टनर्स है, टॉप 5 जो है देश, सबसे पहले आता है यूएसए, सेकंड इज चाइना, थर्ड एंड फोर्थ आर, यू विल बी सरप्राइज्ड, इट्स यूएई एंड सऊदी अरेबिया।
अब तक होता था ऑयल की वजह से, मगर अब होगा रिवर्स प्रोसीजर, जहां पर एनर्जी भारत भेजेगा और ये ट्रेड रुकेगा नहीं। अभी आयुष जी आपको चर्चा में अंदर लाते हैं, आप बताइए एग्जैक्टली हो क्या रहा है, ये परिकल्पना क्या है, व्हाट इज दिस फ्यूचरिस्टिक प्रोजेक्ट, बताइए। First of all, thank you so much, Himanshu sir, अपॉर्चुनिटी देने के लिए। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ आयुष पाल। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट विषय पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। अगर मैं इसको एक संक्षिप्त वर्ड में बताना चाहूँ हिमांशु जी, तो एक इंटरनेशनल रिलेशंस, अंतरराष्ट्रीय संबंध में एक टर्म होता है, और ये टर्म मेरे माइंड में चल रहा था कि मैं इसको कैसे बता सकता हूँ। तो एक टर्म आता है जिसको, एक लेटिन टर्म है, इसका नाम है क्विड प्रो क्यो। और ये क्विड प्रो क्यो का मतलब होता है गिव एंड टेक। आप मेरे को कुछ दीजिए और मैं आपसे कुछ लूंगा। और ये रिलेशनशिप तभी होगा जब हमारे बीच में कॉम्युनैलिटी होगा। मैं हिमांशु जी की बातें सुन रहा था, और हिमांशु जी ने बोला कि सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इंटरेस्ट सडनली शो कर रहे हैं न्यू दिल्ली पे। तो क्या ये इंटरेस्ट सडनली आया? क्या ये इंटरेस्ट उनकी सिंपैथी की टुवर्ड्स आया? नहीं, ऐसा नहीं था। ये जो कंडीशन और जो को डेवलपमेंट हो रहा है न्यू दिल्ली का, ये जो को डेवलपमेंट हो रहा है, जो राइज हो रहा है इकोनॉमिक्स ऑफ न्यू दिल्ली का, इसकी वजह से एक रिलेशनशिप बना है। इसकी वजह से सिंपैथी में रिलेशनशिप नहीं हो रहा है, रादर प्रैग्मेटिज्म में रिलेशनशिप हो रहा है। और यही फॉरेन पॉलिसी का चेंज हम 2014 से देखते आ रहे हैं कि आपको फॉरेन पॉलिसी में इमोशनल एलिमेंट को रिड्यूस करके, सप्रेस करके, आपको एक प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी, नेशनल इंटरेस्ट की फॉरेन पॉलिसी पे आते हैं। बात करते स्पेसिफिकली अबाउट इंडिया, मिडिल ईस्ट एंड यूरोप कॉरिडोर, right? So this was the development which actually happened under the margins of G20. And to be very frank, one of the development that has been highlighting into this whole world since 21st century is One Belt, One Road initiative, which has now been rephrased as Belt and Road initiative. याद होगा आपको हिमांशु जी, शी जिनपिंग जब 2013 में प्रेसिडेंट बने, तो अपने साथ एक बहुत एम्बिशियस, बहुत एस्पायरिंग प्रोजेक्ट लेके आए। और न्यू दिल्ली भी इनसे चिंतित हो गया था, बिकॉज आप देखेंगे कंट्रीज लाइक म्यांमार, कंट्रीज लाइक बांग्लादेश, कंट्रीज लाइक नेपाल, इवन कंट्रीज लाइक इटली, इन्होंने भी बोला कि हम इस प्रोजेक्ट के साथ आना चाहते हैं, हम इस प्रोजेक्ट में हस्ताक्षर करना चाहते हैं। और ये न्यू दिल्ली के लिए चिंता का विषय था, बिकॉज न्यू दिल्ली और चाइना के रिलेशनशिप में एक डिफरेंसेस है, और न्यू दिल्ली एक डेट ट्रैप पॉलिसी से इंडिया को सराउंड करना चाहता है, और न्यू दिल्ली इससे बहुत ज्यादा चिंतित था। बट इंडिया को समझ में आ गया कि हम रादर कंट्रीज के पास जाएं और कंट्रीज को बोलें कि सी, यू डू नॉट नीड टू साइन दिस रिलेशनशिप विद बीजिंग। ये करने के बजाय आपके पास एक अच्छा उपाय ये है कि आप कंट्री को बताएं कि आप चाइना से आप ट्रेड कर रहे हैं, तो आप मेरे साथ क्यों नहीं ट्रेड कर सकते हैं। रादर ये बताना कि चाइना अच्छी प्लेयर है, बुरी प्लेयर है, ये नहीं करना। रादर आपको दूसरे कंट्री के पास जाके बोलना, सी इवन आई एम दैट कैपेबल एज वेल। और यही राइज हुआ है सिंस 2014 से, यही चेंज हुआ है सिंस 2014 से। और अगर आप स्पेसिफिकली बात करें इंडिया, मिडिल ईस्ट एंड यूरोप कॉरिडोर का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ डायरेक्ट अल्टरनेटिव टू चाइनीज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। मैं अपने व्यूवर्स को एक बात बताना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से, कि बहुत ज्यादा बात होती है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का, बट ये जो गागा, ये क्रेज क्रिएट किया गया है, क्या ये रियलिटी में ऐसा है? हिमांशु जी, आप ये बात सुन के बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा आपको कि ये पॉलिसी, टू बी वेरी फ्रैंक, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव अभी एक इनएक्टिव फेज से गुजर रहा है। उनकी कुछ सिस्टर्स बॉडी को देख लें, जैसे सीपीसी, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इवन सीएमईसी, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, आप देखेंगे तो $66 बिलियन एसेट्स, इंफ्रास्ट्रक्चर्स अभी स्टॉल्ड पे हैं। और स्टॉल्ड पे इसलिए हैं बिकॉज दोनों कंट्रीज ने अभी तक एक कॉमनैलिटी शो नहीं किया है, और प्रोजेक्ट इस टाइप से मटेरियलाइज नहीं हुआ था जैसा बीजिंग चाहता है। और टू बी वेरी फ्रैंक, आप देखेंगे सम यूरोपियन कंट्रीज में एक रियलाइजेशन हो रहा है कि द मोर वी कम क्लोजर टू चाइना, द मोर डिपेंडेंट वी वुड बी। और Yeah. यही बात है कि जॉर्जिया मेलोनी ने, जो इटली की प्राइम मिनिस्टर हैं, जब वो इंडिया आई थी तो उन्होंने इंडिया के बाद जब वो इटली में गई तो सबसे पहला काम उन्होंने ये किया, ये बोला कि सी, वी वुड नॉट शो एनी इंटरेस्ट इन कंटिन्यूइंग विद द बीआरआई पॉलिसी। तो Yes. ये सब हो रहा है। तो अभी अगर आप बात करें तो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का प्रोजेक्ट कुछ अच्छे टाइम से गुजर नहीं रहा है। शी जिनपिंग की जो एस्पायरेशंस थी, ये इतना मटेरियलाइज नहीं हुआ है, और ये बहुत अच्छा टाइम है। हिमांशु जी, इंग्लिश में एक कहावत आती है, हिटिंग द नेल एट द कॉफिन एट द राइट मोमेंट। आपको अपनी अपॉर्चुनिटी राइट मोमेंट में सील करनी पड़ेगी, और यही न्यू दिल्ली ने किया है। और क्यों नहीं, जब आप वर्ल्ड के 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जब आपकी डेमोग्राफी
इतनी ज्यादा प्रॉस्परस है। आपके पास 3D प्रिंसिपल्स है हिमांशु जी, जियो इकोनॉमिक्स से बहुत चर्चा होती है इसकी, और यही बात होता है कि टाइगर इकोनॉमी का राइज कैसे हुआ, जापान इतना आगे क्यों बढ़ गया और न्यू दिल्ली क्यों पीछे रह गया, और न्यू दिल्ली अब कैसे आ सकता है, क्योंकि न्यू दिल्ली के पास एडवांटेज है 3D का जो बीजिंग के पास नहीं है। 3D का मतलब क्या होता है? फर्स्ट मी डी फॉर डिमांड, सेकेंड डी फॉर डेमोक्रेसी, एंड थर्ड डी फॉर डेमोग्राफी। और डेमोक्रेसी। ये जो एक बहुत ही अच्छा मिक्सचर है न्यू दिल्ली के पास ये वर्ल्ड को ऑफर करने के लिए, और यही इंडिया ने अभी राइट मोमेंट पे स्टील किया है। थोड़ी स्पेशल बात करते इस कॉरिडोर के बारे में, ये तो थोड़ा बैकग्राउंड था, थोड़ी कॉरिडोर के बारे में बात कर ली। हिमांशु सर ने बहुत अच्छे से इसका विवरण दिया है, बहुत अच्छे से इंट्रोडक्शन दिया है, पर थोड़ा और बात कर लेते हैं कि प्रोजेक्ट है क्या। So this project would be starting from the western part of India, particularly the likes of economical capital of India, that is Mumbai. And from Mumbai, it will directly go to a place called Al Fujairah. अल Now, फुजैरा। this Al Fujairah is a place which lies in the eastern continent, eastern territory of United Arab Emirates. Directly from Al Fujairah, that is from United Arab Emirates, it will go on to Saudi Arabia. And that अल corridor फुजैरा, would be एक land in एक nature. सेकंड, So जस्ट first from गिव मी अ सेकंड, गिव मी अ सेकंड। अल फुजैरा जो है, जी जी मित्रों, जो लोग दुबई हमेशा जाते हैं ना, उनको अल फुजैरा बोलते हैं उसको। उनका जो दरिया किनारा है, जो समुद्र तट, अल फुजैरा बोलते हैं उसको। और अल फुजैरा में ये वहां पहले जाना है, वहां से वो जाएगा वो बाजू सऊदी अरब। कंटिन्यू आयुष। जी बहुत सही बोला आपने हिमांशु जी। इसके बाद आप देखेंगे तो ये मल्टी मोडल कॉरिडोर है। मल्टी मोडल कॉरिडोर का मतलब आपको मल्टीपल मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होगा। फर्स्ट मैरीटाइम होगा, देन टेरिटोरियल होगा, देन मैरीटाइम होगा, ऐसा है। तो सबसे पहले हम मुंबई से अल फुजायरा जाएंगे, जैसे हिमांशु जी ने बताया। अल फुजायरा से हम लैंड कॉरिडोर के थ्रू सऊदी अरेबिया जाएंगे। हम लैंड कॉरिडोर सऊदी अरेबिया के थ्रू इंटरेस्टिंगली जॉर्डन जाएंगे, जॉर्डन जी। एंड देन हम फिर जाएंगे इसराइल। एंड जब हम इसराइल में चल जाएंगे तो हम ईस्टर्न कोस्ट ऑफ मेडिटेरियन में पहुंच जाएंगे, और फिर हम ईस्टर्न कोस्ट ऑफ मेडिटेरियन से हम जाएंगे टूवर्ड्स यूरोप, एंड पर्टिकुलरली टू द लास्ट डेस्टिनेशन दैट इज द वेस्टर्न पार्ट ऑफ यूरोप। तो जब मैं क्रिटिसिज्म देखता हूं कि व्हाई इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इज डायरेक्टली गोइंग टू ग्रीस आफ्टर हैविंग द ब्रिक्स समिट इन साउथ अफ्रीका, व्हाई ही वांटेड टू साइन सम ऑफ द पोर्ट्स ऑफ ग्रीस, particularly the likes of Alexandria, particularly the likes of Pistorius. There are certain ports, right? Why Indian Prime Minister Modi interesting, wanted to invite Prime Minister Benjamin Netanyahu to India back in 2018? Why India wanted to make deal with Cyprus? Why India wanted to make deal with Greece? तो अब ये क्लियर हो रहा है कि इंडिया क्यों करना चाहता है। सी, आपको फॉरेन पॉलिसी में पॉलिटिक्स से बाहर आना पड़ेगा, आपको फॉरेन पॉलिसी में फ्यूचरिस्टिक होना पड़ेगा, आपको फॉरेन पॉलिसी में अपने रोड मैप क्रिएट करना पड़ेगा। मित्रों, और जब पता तक आप चला है प्लानिंग नहीं अदानी करोगे ने तब तक अदानी ने क्यों हाइफा पोर्ट लिया था? उसका महत्व अब आ रहा है, एग्जैक्टली। ये जो आयुष बता रहा है। तो ये हाइपा पोर्ट से आप हाइडेनबर्ग को रिलेट ना करें। एच एच से कंफ्यूज ना हो। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये स्ट्रैटेजी होती है, ये फ्यूचरिस्टिक फॉरेन पॉलिसी होती है, ये सेल्फ इंटरेस्ट की फॉरेन पॉलिसी होती है, ये प्रैग्मेटिक फॉरेन पॉलिसी होती है। तो ये हमको समझना पड़ेगा। और स्पेशली बात करते हैं सऊदी अरेबिया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की, कि सडनली सऊदी अरेबिया यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में एक रेनेसांस क्यों हुआ है, राइट? आप देखेंगे कि डोमेस्टिक रिजुविनेशन हो रहा है, वुमेन्स को स्लोली ग्रेजुअली राइट्स दी जा रही है सऊदी अरेबिया में। टिपिकली यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में तो राइट्स थे वैसे भी, बट सऊदी अरेबिया में टिपिकली राइज हो रहा है। और न्यू दिल्ली के साथ इतना को रिलेशन क्यों हो रहा है? जैसे हिमांशु सर ने बोला कि उनको समझना पड़ेगा कि देयर हैज टू बी अ ट्रांसफॉर्मेशन इनटू द इकोनॉमी। स्वामी विवेकानंद ने एक बात बोला था हिमांशु जी, इफ यू डू नॉट चेंज विद टाइम यू विल बी स्टैग्नेटेड। Though you are earning a lot of billions of dollars in the economy, but you also need to think for the future. You also need to be sustainable into the economy, right? So this is something which Saudi Arabia, United Arab Emirates is doing. Basically, Saudi Arabia and United Arab Emirates right now is doing what is called economical transformation. And in order to do economical transformation, they are coming out of what is called oil-based economy to data-based economy, to manpower economy. And who is a greater epicenter than New Delhi to be to guide the data policy, to guide the manpower? So this is something why these countries are moreover interested into this. And one more thing is, this countries also understand that they also do not want it to be the sole, they also do not want it to be solely dependent on the USA, राइट? अगर आप एक प्लेयर हैं और आप एक एस्पायरिंग होना चाहते हैं, तो मैं नहीं चाहूंगा कि मैं हिमांशु जी की कंट्रोल में आके अपनी बात सुनूं, मैं भी अपनी बातें रखना चाहता हूं। तो सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में यही हो रहा है। ये बीजिंग के पास भी जा रहे हैं, ये न्यू दिल्ली के पास भी जा रहे हैं, ये वॉशिंगटन डीसी के पास भी जा रहे हैं, और सर ने बोला कि इसराइल के साथ भी रिकंसिलिएशन हो रहा है।
ये रिकंसिलेशन इसलिए हो रहा है बिकॉज वो समझ गए हैं कि यू डू नॉट नीड टू कीप एवरी एग इन वन बास्केट, यू नीड टू डाइवर्सिफाई योर बास्केट, एंड दिस इज व्हाई न्यू दिल्ली इज सो वेरी मच। दोस्तों, आपको एक इंटरेस्टिंग बात बता दूं, आयुष जी ने जो बताया ना उसमें, आज भी सऊदी अरेबिया इजराइल डायरेक्ट बात नहीं करते, बैकरूम चर्चाएं बहुत होती है, और इसीलिए जॉर्डन जैसा एक बफर रखा गया है। और दूसरी बात, यू विल बी सरप्राइज, सऊदी अरेबिया का आज सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? चाइना। तो उन्होंने कहा कि वो भारत से भी उन्हें कोई परहेज नहीं है, चाइना से भी कोई परहेज नहीं है। और यही बात भारत भी करता है, नेशनल इंटरेस्ट की बात। और इसीलिए शायद जब मोहम्मद बिन सलमान भारत में होते हैं, स्टेट गेस्ट बन के आते हैं, तो ही लुक्स एट भारतीय प्रधानमंत्री को वो अपने वडील की तरह देखते हैं, एज एन एल्डर, टू सी गाइडेंस ही कम्स हियर। आयुष जी कंटिन्यू कीजिए। मानसून जी, आपने एल्डर की बात की। मोहम्मद बिन सलमान in his previous time he himself has said that I consider Prime Minister Narendra Modi to be my elder brother. उन्होंने खुद ये बात बोला है, राइट? और सऊदी अरेबिया को भी ये बात समझना पड़ेगा कि along with the transformation they also need to look for the other investment as well. And New Delhi being the fortress of investment, New Delhi being the fortress of rising demography, New Delhi being the fortress of data center, and the mammoth rise that India has seen in IT sectors, that would definitely help Saudi Arabia. And this is why this correlation is very much important. ये तो margins of G20 की बात हुआ, but मोहम्मद बिन सलमान यही नहीं रुके, ये बोले कि मेरे को और न्यू दिल्ली के पास आना है। तो he even stayed a day after to the G20 summit, sir. He even stayed in India on 11th of September, just 2 weeks back. And what happened was he stayed there and he was being invited as the state guest for New Delhi. And where there were so many agreements and so many deals that happened simultaneously as well. तो ये क्या मतलब recapitulation करे, तो ये क्या डेवलपमेंट क्या हो रहा है? डेवलपमेंट यही है, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड एमिरेट्स हैव रियलाइज्ड दैट इफ यू नीड टू बी pragmatic, if you need to actually chase with time, if you need to do a certain development and investment, you cannot be unilateral into your thought, you cannot be myopic into your thought, you cannot solely base yourself just on the basis of religion. Religion may be the core element of you, but that should not become that obsessed where it should actually stop you to do further development. So दर्शक ये मित्रों, मेन बेसिक थिंग यहाँ पे ये हो जो रहा बात हो रही है है। ना, सुनिए, एक बात ये हो रही थी कि मोहम्मद बिन सलमान MBS जब भारत आएंगे ना, उससे पहले 6 घंटे पाकिस्तान रुकेंगे। उससे पहले एक अनाउंसमेंट हुई थी कि वहां वो $25 मिलियन रिफाइनरी बनाने के लिए देने वाले थे। मगर न तो वो वहां गए, न उसकी कोई बात हो रही है रिफाइनरी के लिए $25 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की। मगर भारत में आके तकरीबन 18-19 सेक्टर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, में तकरीबन $100 मिलियन के ट्रेड के, मतलब कोऑपरेशन के, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप के हस्ताक्षर हो चुके हैं। आयुष जी, आप वो चीज बताइए अभी लोगों को कि हुआ क्या फिर। Exactly. So there was multiple sectors in which the agreement was being made. The first sector was obviously in the terms of connectivity. The second sector was into the terms of security arrangement. The third sector was also into the terms of energy transformation as well. So this was the major three pillar in which the agreement was being made. अब इसको अच्छे से थोड़ा समझते हैं कि energy transformation क्यों इतना important है. So first of all, the point is that India has what it is called investment. Saudi Arabia wanted to do what it is called energy transformation. And this is how these two countries can come together, and these two countries can also help each other as well. Interesting बात ये है, जो लोगों को थोड़ा confuse हो जाता है हमेशा. We consider that Saudi Arabia, United Arab Emirates are the largest producer of oil. तो ये बात half truth है सर. ये बात half truth इसलिए because Saudi Arabia, United Arab Emirates may be the largest producer of crude, but they are not the largest manufacturing and the refiners of it. It is actually New Delhi in this fiscal year which has even overtaken Saudi Arabia, United Arab Emirates. तो आपको Yes. देखना पड़ेगा कि इंडिया की जो ऑयल इंडस्ट्रीज है ये भी बहुत फ्यूचरिस्टिक है बिकॉज आपकी सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में है। तो फर्स्ट टॉक वाज ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एंड वी अंडरस्टैंड दैट हाउ पिवोटल इट इज। द सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्टिविटी। दिस टू कंट्रीज हैव अंडरस्टैंड कि until or unless engagement would not happen if there would not be any accessibility. Accessibility is so very much important for any sort of engagement. अगर हिमांशु जी का मैं घर मेरे को नहीं पता होगा, मुझे रास्ता नहीं पता होगा, तो मैं उनके घर कैसे पहुंचूंगा, मैं अपनी रिलेशनशिप को आगे कैसे बढ़ाऊंगा? सो यू नीड टू नो द पाथ टू रीच योर डेस्टिनी सर।
right? So this is why Saudi Arabia and United Emirates have agreed for what is called agreement, what is called strategic agreement, more so a connective agreement as well. So connective agreement has been happening on the multimodal platform in the forms of India, Middle East, and Europe corridor. Along with it, there is also bilateral agreement that has been happening as well. Security arrangement में interesting है कि आप देखेंगे इंडिया एक डिफेंस हब के रूप में it has been rising, right? और आप देखेंगे कि under the chairmanship of Prime Minister Modi since 2014, and ever since he has taken the part, you will see that there is almost 1400 times the increase in the defense production of a country. और डिफेंस की जो एक्सपोर्ट है ये भी mammoth humongous increase हुआ है. और Saudi Arabia, what it is doing is, interestingly, one of the largest producer of arms and weapons arsenal into this whole world is Saudi Arabia. इस पूरे वर्ल्ड में जो सबसे डिफेंस इंपोर्ट करता है दैट इज सऊदी अरेबिया. Now earlier the historical partner of Saudi Arabia was just United States of America, but अब वो क्या कर रहा है, अब रशिया के साथ भी थोड़ा रिलेशनशिप कर रहा है, चाइना के साथ उन्होंने ड्रोन और बैलिस्टिक मिसाइल का कॉपरेशन अग्रीमेंट किया है और न्यू दिल्ली के साथ भी वो अग्रीमेंट करना चाहते हैं. तो ये बहुत अच्छी बात है बिकॉज इट वुड आल्सो गिव एन अपॉर्चुनिटी टू न्यू दिल्ली एज वेल. सिक्योरिटी कॉपरेशन में इन्होंने ये भी किया कि वी विल काउंटर टेररिज्म एज वेल, एंड दिस इज सो वेरी मच इंपॉर्टेंट बिकॉज आप चाहते हो कि you want the leader of the West Asia to be the voice against terrorism, knowing the fact that West Asia has again been the epicenter of terrorism. तो अगर आप fortress को control कर लेते हो, तो you'll be controlling the whole of the development as well. ये ये three डिफेंस की parameters बात हो रही है दोस्तों. आयुष जी को मैं यहाँ पर फिर से रोकूंगा. डिफेंस की जो बात हो रही है, भारत ने राफेल प्रोक्योर किए फ्रांस से. Saudi Arabia has also given the order. But then India and France have a deal. Probably the Rafales which will be given, majority of them would be made in India. इंडिया में बनाए गए राफेल के पास के साथ में फ्रेंच राफेल्स विल बी गिवन टू सऊदी अरेबिया. और इन्होंने जो एक दूसरी बात की, एपी सेंटर ऑफ टेररिज्म. दोस्तों ये चीज बराबर समझने की जरूरत है. See, when Saudi Arabia and UAE are moving out of terrorism, transforming themselves, you have certain neighboring nations, Pakistan जैसे, जो टेररिज्म को हार्बर करते हैं और उनको खत्म करने के लिए ये सऊदी अरेबिया को ही काम करना पड़ेगा. इंडिया विल डू नथिंग डायरेक्टली, माय फ्रेंड्स. Saudi Arabia and UAE will make sure that Pakistan does certain things and complies with certain things. तो ये बात तो बहुत स्पष्ट है. दूसरे एक सेक्टर की बात उन्होंने जो अभी तक नहीं छेड़ी, मैं उनको पूछने वाला हूं. हमारा कनेक्शन टूट गया उनसे, अभी 2 मिनट में वो फिर से आएंगे. तब तक मैं ये बात करना चाहूंगा कि दूसरा, भारत का एग्रीकल्चरल सेक्टर वो रेवोल्यूशनाइज होने जा रहा है दोस्तों. और सऊदी अरेबिया का काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चरल सेक्टर में आए तो आपको कोई ताज्जुब नहीं होना चाहिए. देयर शुड बी नो सरप्राइजेस बिकॉज दे आर इन अ लैंड वेयर दे नीड फूड. और फूड सिक्योरिटी की जहां बात आती है, वहां भारत तो 33% वर्ल्ड का फूड सप्लाई है. और भारत के साथ में गल्फ के नेशंस फूड सिक्योरिटी के जो भी करार करते हैं, दैट विल रेवोल्यूशनराइज आवर, एक नई क्रांति आने वाली है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर. हरित क्रांति तो हमने देखी है, दूध की क्रांति भी देखी है. एंड दिस आर ऑल फ्यूचरिस्टिक थिंग्स. आई डोंट नो वेयर कि कहां पर मोहम्मद बिन सलमान ये चीजों से अट्रैक्ट हुए. बट बेसिकली इट इज द चेंजिंग माइंडसेट, चेंजिंग विद टाइम. समय के साथ में जब वक्त बीतता जाता है ना, तब आपको हार्श रियलिटीज का पता चलता है. और किसी को अछूत नहीं समझना, वो हमारे लिए बहुत जरूरी बात है. और इसके लिए ये जो गल्फ, भारत और यूरोप का जो कॉरिडोर है, जो अगले 5-10 सालों में आपको अप एंड रनिंग दिखेगा, दैट्स गोइंग टू बी अ गेम चेंजर as far as the world is concerned.
and it will be a new, it will help in bringing about the new world order. दोस्तों, ये मेरा तो मानना है. अनफॉर्चुनेटली हमारा संपर्क आयुष जी से नहीं हो पा रहा है अभी तक, तो आज की वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करेंगे और फिर से कभी इनसे बात करेंगे, तब आसियान कंट्रीज की भी बात करेंगे और देखेंगे कि भारत अपने पांव कैसे फैलाता जा रहा है. दोस्तों, आपको जरूर हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा. हमारा संपर्क फिर से हो गया. आई वाज जस्ट टॉकिंग टू द पीपल, लोगों के साथ में मैं बात कर रहा था. मैं ये बता रहा था उनको कि फूड सिक्योरिटी जो है, जहां पर भारत का योगदान गल्फ कंट्रीज के लिए बहुत बड़ा रहने वाला, और फूड सिक्योरिटी के ऊपर जो करार हुए हैं, आपने जो बताया सिक्योरिटीज एंड एनर्जी, एग्रीकल्चर इज ऑल्सो अ वेरी कोर सेक्टर एंड वी विल सी a lot of revolution in Indian agriculture. You will not be surprised, if Saudi Arabia comes and wants to produce certain agricultural grains here. Ayush. Exactly. So, sir, we need to understand that ever since the Russia-Ukraine war has been outbreak, one of the major sectors which is affected the most has been the food sectors, right? That is why we have been talking about what is called food insecurity. That is why we have been talking about energy insecurity. We need to understand that we live in a globalized world. In a globalized world where one war break out, it has an equal ramifications into the other part of the world. Problem इसलिए है because Russia, Ukraine are considered to be the bread basket, sir. Mediterranean climate है, extensive cultivation. और extensive cultivation से basically the global south countries were the recipient of it, including Saudi Arabia, including African countries, and even in some aspect New Delhi as well, particularly oil seeds or sunflower seeds पे हम import करते थे. Wheat we are self-dependent, rice we are self-dependent, courtesy of the green revolution which you talked about, sir. But India also sees an advantage of the Russia-Ukraine war, and the advantage is that there is an absence of global food, right? And in that global food, India can replace up its own food with the global food. But in order to do that, India had to balance up the things where it also looks into for its own demand and try to balance this with the international demands as well. It should Yes. not be the case where in order to chase down it should not be the case where in order to chase down to fill up the market of the international world, you try to empty your own storage, right? So this is something which is very much important. और ये बहुत अच्छा नरेंद्र मोदी एडमिनिस्ट्रेशन ने किया है सर. मैं आपको कुछ एग्जांपल दे दूं. फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि लास्ट ईयर wheat export was being curtailed and the reason that was being given was inflation. तो आपको ये भी समझना पड़ेगा कि you need to look for your own domestic demand, you need to look for your own strategic security storage. Along with it, you also need to balance with the international demands as well, जो कि present government ने बहुत अच्छे से balance किया है सर. But along with this, particularly with the West Asian countries, एक element of connection ये the West Asian countries are very good with sustainability. It has been said, sir, you know things when you go through it, right? हाँ, आपने सहन किया हो तभी जाके आपको पता चलेगा Himanshu, हार्डशिप क्या होती है. ये चीज हमें समझनी पड़ेगी दोस्तों. exactly. Yeah. तो Am I आयुष जी, audible, sir? मेरी आवाज आ रही है? यस. आयुष जी, हमें ये बताइए लास्ट में Exactly. जाते So, जाते कि अभी फिलहाल जो हमारा ज्यादा करके अरब की ये दो बड़े कंट्रीज सऊदी अरेबिया और यूएई के साथ में जो ट्रेड है, वो तकरीबन यूएई के साथ में 80-85 मिलियन, सऊदी अरब के साथ में तकरीबन 60 मिलियन. ऑलरेडी बात हो चुकी है कि ये चीजें नेक्स्ट लेवल पे जाएगी. व्हाट डू वी फोरसी एंड व्हाट डू वी एक्सपेक्ट व्हेन दिस टू कंट्रीज स्टार्ट वर्किंग विथ इंडिया in a unison manner? We will see that this corridor, India Gulf to Europe corridor will come up. That's fine. But along with it, the bilateral trade that we are talking of, the interdependence and the exchange of human intelligence. See, I'm saying very cautiously. It's basically more or less, it is the Indian skills that will work in Gulf. And it is already observed. आप लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो दुबई में जाते हैं, जो सऊदी अरेबिया के अनेक कंट्रीज में जाते हैं,
हज पिलग्रिम्स की ही बात कर ले, कितने हमारे हज पिलग्रिम्स, कितने हमारे भारतीय हज के लिए जाते हैं मक्का मदीना। तो भारतीय फुटप्रिंट्स जो है, वो फुटप्रिंट्स बहुत स्ट्रांग होने वाली है। और ये जब ये दोनों देशों के बीच बायलैटरल संबंध बहुत अच्छे होते हैं तो ट्रेड को बढ़ावा मिलता है, इंडस्ट्रीज को बढ़ावा मिलता है, मैन्युफैक्चरिंग को भी बढ़ावा मिलता है। तो मित्रों, आज के वीडियो में हम इतना ही कंक्लूड कर सकते हैं कि जहां एक तरफ वेस्ट के साथ में डीडॉलराइजेशन और ये सब की वजह से स्किल मैन पावर सर्विस सेक्टर में तनख्वाहें कम होगी, लोगों को रिलोकेट भी लोगों को करना पड़ेगा। देयर आर गोइंग टू बी अपॉर्चुनिटीज इन दैट एंड पीपल विल हैव टू अंडरस्टैंड दैट। दोस्तों, आज के लिए इतना ही, और आशा करते हैं कि अगले 10 सालों में कम से कम भारत और गल्फ के बीच में बहुत ही घनिष्ठ संबंध होंगे। ऐसा नहीं कि आज नहीं है, आज जो है उससे भी एक लेवल ऊपर के होंगे। मित्रों, आपको शायद वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। हम फिर से नए विषय के साथ आपके पास आएंगे। आयुषी का संपर्क टूट चुका है, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।